बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। जो हमारा ये चैनल यूट्यूब चैनल फखर यूसुफजई ऑफिशियल को देख रहा है, तो उन सबको हम सलाम पेश करते हैं। और इसके साथ साथ आज की वीडियो यकीनन आपको होपफुली कोशिश कर रहे होते हैं कि वो वाली उन इश्यूज के ऊपर हम बात करें जो आप देखना चाह रहे होते हैं। तो इसी कोशिश में लगा रहता हूं मैं। अपनी तरफ से आप लोग ट्विटर और वहां अपने कमेंट्स में भी लिखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको कोई ऐसी चीज जब आप अपने सजेशंस देना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। वहां पे आप बात कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल भी मेरा फखर यूसुफजई के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल भी मौजूद है। वहां पर भी आप बात कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली। तो आज की वीडियो यकीनन आपको फिर लगेगा कि पाकिस्तान से भी रिलेटेड है। पाकिस्तान से तो रिलेटेड है क्योंकि पाकिस्तान के कुछ इंटरनल मैटर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही होती है, उस हवाले से हमने बात करनी है। लेकिन ये बात करने के लिए आज जो शो को ज्वाइन किया है डिबेट विद फखर यूसुफजई को, तो वो है हमारे पास मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है, इस्लामाबाद बेस्ड। आप यकीनन जानते हैं उनको इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर, और इसके अलावा अपना टीवी शो भी करती है। इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी आप उनको देखते रहते हैं। आरजू काजमी की जो यूट्यूब चैनल है, अपना यूट्यूब चैनल भी बड़ा सक्सेसफुली चलाती है और बड़े जबरदस्त किस्म के शोज करती है पॉइंट ऑफ व्यू के नाम से। तो यकीनन सबसे पहले तो थैंक यू कहूंगा आरजू काजमी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। Thank you so much, Fakhar, for inviting me. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, क्योंकि आरजू आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे ज्वाइन किया, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोग इनको अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी बुलाते हैं, एज वेल एज जो टीवी चैनल इनके शोज होते हैं इंडियन। मैं तो 2-3 पे शायद जाता रहता हूँ, लेकिन ये तो माशाल्लाह से 8-10 या 11 जो बड़े चैनल है वहां के, तो वहां पर ये अपेयर होती है। और इसके साथ साथ लिखने का भी शायद आपको पता है कि नहीं पता, इंडिपेंडेंट उर्दू में और इंग्लिश न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिखती है। शायद आजकल टाइम की कमी की वजह से वो चीज नहीं कर पा रही थी, लेकिन लिखती रहती है। बड़े जबरदस्त किस्म के सोशल इश्यूज को बड़े ब्रॉडली, बड़े जिसे कहते हैं दबंग अंदाज में बयान करती है आरजू। तो आज का शो बेसिकली डिबेट विद फखर में आपको पता हो कि आजकल बड़ा शोर शराबा चल रहा है पाकिस्तान में। अगर हम हुकूमत की बात करते हैं इमरान खान नियाजी साहब की, तो उनकी कैबिनेट, उनके मिनिस्टर्स, उनके जितने भी लोग हैं, तो उन्होंने एक अजीब किस्म की चीखो पुकार शुरू किया। और ये शुरू कब हुई, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो कुछ दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने, बल्कि हफ्ता पहले, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में, वहां पे उन्होंने खिताब किया। उसके बाद 2 दिन पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की उनकी मीटिंग थी, तो वहां पर भी उन्होंने वीडियो लिंक खिताब किया और वहां पर भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत आड़े हाथों लिया। बहुत सारी बातें उनकी ठीक भी थी, उसमें मैं कहूंगा बिल्कुल उनको शायद ये पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। शायद देर आए दुरुस्त आए, मैं यही कहूंगा। लेकिन उस खिताब में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच इज रिलेटेड टू और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो किस तरीके से इंटरफेरेंस करते हैं पाकिस्तान की सियासत में, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पार्लियामेंट को, हमारे पार्लियामेंटेरियन को, प्राइम मिनिस्टर्स को, या जितने भी लोग होते हैं कैबिनेट के, उनको किस किस तरीके से ये अपने हरबे इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये भी आवाज आती है कि भाई हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे बड़े मोहतरम चीफ साहब जो अभी मौजूद हैं, तो वो ये बात करते हैं। अच्छी बात है, अगर पॉलिटिक्स से बच के रहें तो शायद बेहतर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है, वो मजीद बेहतर उनकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। बट अफसोस है कि ये ऐसा नहीं होता। आज सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब बड़े चीखो पुकार कर रहे हैं। 2 दिन पहले नदीम मलिक साहब को एक इंटरव्यू भी दिया, वहां पे भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, जिसका शायद मुझे तो लगता है, मैं यही कहूंगा कि मतलब आई शुड बी अनबायस्ड, बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको शायद एक साइड लेनी पड़ती है। तो वहां पर उन्होंने एक बात की कि अगर मुझे, जिस तरीके से मियां साहब ने बात की कि जनरल जहीरुल इस्लाम जिस वक्त DG ISI थे 2014 अगस्त 2014 में, जब चौक में इनका धरना चल रहा था,
तो उस वक्त उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाके बात की कि आपको रिजाइन देना चाहिए। और वो एक मिली भगत थी आरजू। अगर उस वक्त भी खान साहब ये आवाजें लगाते थे कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है, क्योंकि उनको पीछे से टपकी थी, एक सपोर्ट थी, इसीलिए वो आवाजें लगाते थे। और ये पूरी फौज जो आज उनके साथ निकम्मों की कड़ी है, मतलब उनके कैबिनेट की मैं बात करूं, दूसरे वाले फौज की मैं आई एम सॉरी मैं उनका नाम नहीं ले रहा, ये ना हो कि कोई बुरा मान जाए उसको। तो वो ये मतलब निकम्मों की जो इनकी फौज है ये कड़ी होती थी इनके साथ कंटेनर के ऊपर, और बड़े बड़े मतलब बातें कर रहे होते थे। लेकिन मियां साहब भी बड़े मतलब खिलाड़ी आदमी, ऐसे नहीं है, उन्होंने रिजाइन नहीं किया। अब खान साहब की बात सुन के तो यकीन करें मुझे तो हंसी आई, और मैं हंसा भी उनकी बात कि मैं सैक कर देता किसी जनरल को। इसके ऊपर अगर स्टार्ट हम इधर से ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आरजू, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फखर कि आपने इनवाइट किया। और दूसरा मैं यही कहूंगी कि नदीम मलिक साहब के जो इंटरव्यू बना है इमरान खान साहब का, वो तकरीबन उसी तरह का था जैसे कामरान खान साहब के साथ उन्होंने बनाया था। और लेकिन नदीम मलिक साहब जैसे सीनियर जर्नलिस्ट और जो एक तरह से मशहूर है अपनी बात करने के लिए, उनके शो में मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस तरह की बात हुई है। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि अगर वो होते नवाज शरीफ साहब की जगह तो वो रेजिग्नेशन ले लेते उनसे, यानी जो आर्मी चीफ है उनसे रेजिग्नेशन ले लेते। ये बात उन्होंने कारगिल के हवाले से भी की है कि अगर कारगिल के टाइम पे वो होते तो वो मुशर्रफ साहब से रेजिग्नेशन ले लेते। लेकिन जहां तक उनका हाल आपने देखा है इमरान खान साहब का, कि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर हो चुके हैं आसिम सलीम बाजवा साहब, उनके ऊपर करप्शन केसेस बने हुए हैं पापा जॉन्स पिज्जा के, और इसके अलावा कई तरह की प्रॉपर्टीज जो उनके बेटे ने खरीदी है। उनका एक रिटायर्ड फौजी अफसर जो था उसका रेजिग्नेशन लेने की हिम्मत नहीं है कि खान साहब के पास, कि वो आसिम सलीम बाजवा का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते और उनसे कहते जब तक आप अपने आप को क्लीन साबित नहीं कर देते, जब तक के लिए ठीक है आप साइड पे रहें, ना आप सी पैक में रहें, ना ही आप मेरा एडवाइजर रहें। वो हिम्मत तो थी नहीं उनके अंदर। और वो बात ये कर रहे हैं कि वो हाजिर सर्विस जो फौजी है उनसे वो रेजिग्नेशन, मतलब इससे बड़ा लतीफा तो कोई हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं जिनकी जरा सी भी हिम्मत नहीं है। जो एक दिन आपको याद होगा जिस दिन वो कोरोना फैला हुआ था, एक दिन वो कहते थे लॉकडाउन में नहीं जाऊंगा, दूसरे दिन जो DGIS-PR थे वो अनाउंस कर देते थे कि जी लॉकडाउन हो रहा है। यानी विद इन 24 आवर्स हम रात को कुछ और सुनते थे और दूसरे दिन शाम में ये खबर आती थी कि जी DGIS-PR ने कहा कि लॉकडाउन हो रहा है। ये तो इज्जत है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की, ये तो इनके ऊपर इनके पास ताकत है। ये तो जो बात करते हैं कि सारे इदारे मेरे अंडर है, तो वो किसको बता रहे हैं? ये कोई 1947 या जिसे कहते हैं बेशक आगे आ जाए आप कि ये 2000 नहीं है, ये 2020 है। और आजकल जो 4-5 साल का बच्चा है उसको भी मालूम है कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी क्या हैसियत होती है, पाकिस्तान में कितनी बार माशाल्लाह लगा, पाकिस्तान में फौज कहाँ कहाँ पर है, जो रिटायर हो जाते हैं वो भी घर नहीं बैठते और वो भी जाके किसी ना किसी इदारे के चीफ लग जाते हैं। और इमरान खान साहब किस तरह से आए हैं, और ये अकेले नहीं है, इत्तेफाक से जितने लोग भी आए हैं प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान में, उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट ही होती है। तो इसलिए ये कहना कि इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट लाएगी, मेरे ख्याल है थोड़ी ज्यादती है, क्योंकि इनके साथ तो तकरीबन सभी लोग जो है वो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो चाहे बेनजीर या जरदारी, स्टैब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान में कोई भी इस तरह से सिविल गवर्नमेंट नहीं बन पाई है। लेकिन जो बढ़के इमरान खान साहब मार रहे हैं वो बढ़के शायद किसी और ने नहीं की। बिल्कुल सही है बिल्कुल यही बढ़के। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की, अभी कुछ दिन पहले एक पार्लियामेंट के मतलब किसी कैबिनेट पे मैं बैठा हुआ था और इत्तेफाक से वहां का भी जो हेड है वो भी एक आर्मी से ताल्लुक रखता है, अभी हाजिर सर्विस जनरल है, तो उनसे कुछ बातचीत हो रही थी। तो उनको कहा, मैंने कहा सर ये क्या चल क्या रहा है? मैंने कहा मतलब ये तो बिल्कुल ही जो है ऐसे हो गया। खान साहब ने कहा यार बात ये है फखर यूसुफजई साहब की, बाकियों को भी चलो हम थोड़ा बहुत करते थे, लेफ्ट राइट हम होते थे, हमारा होता था, आशीर्वाद होता था, लेकिन ये जो आया है कहते हैं इसको, इसने तो हमें भी मतलब कहते हैं कि समझ हमें भी नहीं आ रही कि कर क्या रहा होता है और ये चल क्या रहा होता है।
तो ये कि वो भी बड़े कंफ्यूज है। आरजू सिर्फ ये नहीं, उसने पूरे मुल्क को क्या पूरी दुनिया को घुमा के रखा हुआ है, लेकिन अफसोस के साथ अगर किसी अच्छे उसमें कर लेता तो शायद मुल्क का फायदा होता, लेकिन जलील करके रख रहा है इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी को, जिस चीज का नाम ले लो तो माशाल्लाह ही है, बस मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यहां पर मियां साहब ने जब तकरीर की तो एक तो इनके पास पहला हमारे पाकिस्तान में जब कोई मतलब पहले पहले की मैं बात करूं, कोई धमाका होता था तो कहते डबल सवारी पे पाबंदी लगी तो मोबाइल सर्विस बंद हो गई। ये दो बड़े हमारे पास सिक्योरिटी के बहुत बड़े मतलब टूल्स थे, शायद अब भी मेरा ख्याल है। तो खान साहब के पास भी एक इस वक्त का जो टूल है, पैमरा को ऑर्डर कर दिया कि आपने मियां नवाज शरीफ को नहीं वो दिखाना। अबे यार आप ना दिखाओ भाई, आपकी जरूरत ही नहीं। आपके अगर 10 चैनल नहीं दिखाएंगे तो उनके पास आजकल अपना इतना बड़ा नेटवर्क होता है कि उसके थ्रू आप उनको मतलब दुनिया देख रही होती है। मैं यूट्यूब के जरिए उनको देख रहा था लंदन में जब अपनी वो तकरीर कर रहे थे, अगर कोई चैनल नहीं भी दिखाता तो ये चीज तो साइड पे कर लेके पैमरा कुछ कर लेगा, दे कांट डू एनीथिंग, वो अपनी बात करेंगे। लेकिन अर्जुन ये हिंदुस्तान को बीच में घसीटने वाली कहानी मुझे बड़ी हैरान करती है कि सारा कुछ हम करें खुद, गन करें हम खुद, ठीक है, यहां पे जो मुल्क के हालात हैं वो खुद हम बिगाड़ें, लेकिन क्या करें जी, बयानिया नैरेटिव हिंदुस्तान की बोली बोल रहा है, नरेंद्र मोदी जी की बोली बोल रहा है। अबे यार नरेंद्र मोदी जी तो जैसा भी अपने मुल्क के लिए तो काम कर रहे हैं ना, बाकी किसी को पसंद है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में या किसी और मुल्क में, लेकिन अपने लोगों को पसंद है, अपने लोगों को डिलीवर कर रहे हैं जैसे भी हैं। लेकिन उनकी कौम 1.5 करोड़ की तकरीबन उनके साथ खड़ी है। तो मतलब आप तो अभी इन 2 सालों में 2 साल ये और 5 साल खैबर पुख्तनख्वा वाले, आपने कौन सा मतलब कौम के लिए कौन सा ऐसा बड़ा कारनामा कर दिया खान साहब कि आप जो है कौम को दिखा सके। तो एक तो ये नैरेटिव वाली कहानी की मोदी जी, हालांकि मोदी जी 2 साल से ये मिस्ड कॉलें दे दे के थक गए, लेकिन वो इसकी कॉल नहीं उठाते। अब तो ये भी तक गए, कहते मैं बात नहीं करूंगा मोदी जी। अबे यार वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। आप बात तो तब करोगे कि वो कोई फोन तो उठाए ना। आप मुझे मतलब कॉल कर रहे हो, मैं नहीं कॉल उठा रहा, तो आप क्या कर लोगी, मतलब फोन में से तो नहीं घुस के आ सकती ना। तो खान साहब ने तो ट्राइयां बड़ी मारी, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो आखिर में कहा कि नवाज शरीफ हिंदुस्तान का है, और वो रा की बोली, रा के फंडिंग। यार क्या है भाई, आज मुझे ये कहानी समझ नहीं आई आज। ये कुछ भी नहीं है, फकर ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने की नाकाम सी कोशिश है। क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो हाल है, लोगों को इन्होंने कहा था कि ये नौकरियां देंगे, मगर लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। हम दूर कहाँ जाए, बहुत से मीडिया पर्सन ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनको पहले जॉब्स थी और अब खत्म हो गई हैं, और बाकी कई इदारे ऐसे हैं जिनको खान साहब ने तकरीबन डबो दिया है। चाहे वो पीआईए हो या कुछ भी हो, किसी जगह पे भी, चाहे केपीके जैसी जगह पे जो इन्होंने अभी बड़ी अपनी वो बीआरटी का इफ्तिताह करके आए हैं, इनॉग्रेशन इन्होंने किया है, तो दूसरों के ये तो चले काम इन्होंने खुद किया था, वरना ज्यादातर दूसरों के किए हुए काम पे तख्तियां लगाने का मर्ज है खान साहब को। तो वो है तो जाहिर है। आपने भी जैसे बात की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनका फोन तक नहीं उठाते, और हो सकता है अब इनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया उन्होंने। तो ये इनको शर्म शर्म आती है ना गैरत आती है, ये फोन करते रहते हैं। उसके बाद सारी जंग इनकी ट्विटर पे चल रही है। अगर ये इधर से ध्यान हटा दें तो इंडिया अपने काम अपने कर रहे भाई। उन्होंने कभी कोई इनॉग्रेशन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वहां पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, इस तरह की कई कंपनियां जो है वो इंडिया में जाके अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब, जिसके आप जो है वो चैनल आप भी चला रहे हैं और मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ, तो उसके ऑफिस भी आपको इंडिया में जरूर मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने नहीं खोला। उन्हें पता है कि यहाँ पे अजीब और गरीब किस्म की गवर्नमेंट बैठी हुई है और इनको कोई काम धंधा है नहीं, के बजाय इसके कि अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो दें या कुछ करें, ये सिर्फ या तो जूते पॉलिश करते रहते हैं चाइना के, या फिर जाके सऊदी अरब को सजदा करते हैं, और जो बाकी टाइम इनके पास बच जाता है तो वो यहाँ पे आपको मालूम ही है कि जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है उसके आगे ये लेटे रहते हैं। तो इनको कोई काम वाम तो है नहीं, और इस पे इनको शर्म भी नहीं आती कि कोई अगर आपका फोन ना उठाए तो आपको तो मतलब इतनी शर्म होनी चाहिए कि आप दोबारा उसकी तरफ देखें भी ना। लेकिन ये असल में चाह ये रहे कि नवाज शरीफ साहब के हमेशा बहुत ही बेहतरीन टर्म्स रहे, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने कम से कम ये कोशिश तो की कि भारत के साथ दोस्ती ना सही लेकिन हमारे ताल्लुकात अच्छे हों,
कि हम एक दूसरे को इस तरह से मारकाट ना करें, एक दूसरे की टांगे ना खींचें, एक दूसरे के लिए नुकसानदेह ना साबित हो। इस चीज के लिए नवाज शरीफ साहब को फुल क्रेडिट जाता है। लेकिन इमरान खान साहब की शुरू से यही पॉलिसी रही है कि कोई और काम मुल्क के अंदर तो उनसे सीधा होता नहीं है, ना एजुकेशन में, ना हेल्थ में, ना किसी और चीज में, ना जॉब्स में। लोग जो है वो कई हजार के लाखों करोड़ों लोग जो है जॉबलेस हो गए हैं। हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ नहीं है, एजुकेशन पे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ के हो रही है, और वो भी ट्विटर के ऊपर। चाहे वो फयाजुल हसन चौहान हो, चाहे वो शहबाज गिल हो, या इसी तरह के उनके मजीद जो भी चमचे, मैं कहूंगी जो चमचे हैं, वो ये काम करते रहते हैं। खान साहब को तो भाई जो हमारे सॉरी हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं इंडिया से, वो कहते हैं ना कि ये 7 बजे से पहले और 7 बजे शाम 7 बजे के बाद वाली ट्वीट, तो वो उसी में बिजी रहते हैं। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको उसकी बीवी कहे कि जी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ये याद कराना पड़े, तो उनको ये कहाँ याद रहेगा कि उनकी आवाम, उनकी पब्लिक किस चीज में परेशान है। मीडिया को उन्होंने दबा के रखा हुआ है, शदीद किस्म का सेंसर मीडिया में चल रहा है। अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर तो अलग है जो सेंसर हुई थी, उसके अलावा जो टॉक शोज आते रहते हैं, चाहे वो किसी भी चैनल के हो, अगर आप उसमें देखेंगे कि अपोजिशन का कोई आदमी बैठ के इनके पोल खोल रहा है, तो वो सेंसर हो जाएगा, वहां पे बिल्कुल म्यूट कर देते हैं और वो बात आगे जाने ही नहीं देते। अच्छा, एक आरजू, एक चीज तो ये है कि मतलब ये कह रहे हैं कि हम इलेक्टेड हैं, दूसरी पार्टीज जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब हो, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी पार्टियां, महमूद खान अचकजई, असफंदिया अरवली, बड़ी पार्टियां हैं ये सारे इनको सेलेक्टेड कहते हैं। इन्होंने एक और जो है, एक और भी इन्होंने जो है एक मंजन निकाला है इस वक्त कि भाई जो फौज का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। मसला ये है कि भाई यहाँ पर इस 22 करोड़ में से मुझे तो नहीं लगता कि कोई किसी को फौज से कोई दुश्मनी है, क्यों होगी? फौज पाकिस्तान की फौज है भाई। लेकिन अगर कोई रिटायर्ड जनरल या कोई और उनसे जो मतलब रिलेटेड आदमी हो, वो अगर कोई गलत करे तो उसके ऊपर अगर बात करेंगे तो फिर वो गद्दार भी है, उसको ट्विटर पे ट्रेटर लिखा जाता है। नवाज शरीफ गद्दार का कल ट्रेंड चल रहा था कि नवाज शरीफ गद्दार, तो पता नहीं क्या, तो पता नहीं क्या। मुझे ये समझ नहीं आती कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब, जिसके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत बाकायदा सजा हो चुकी है, लेकिन इन लोगों ने ये जो अभी मतलब बोल रहे होते हैं, यकीन करें मुझे समझ नहीं आती कि मतलब जिसे कहते हैं कि मीम भी नहीं बोलते मुशर्रफ का ना, बाकी बातें तो छोड़ दें, मतलब वहां पे इनके पर जलते हैं। अगर आप उसके ऊपर आप उसको गद्दार कहते हो मियां नवाज शरीफ साहब को, तो फिर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब क्या है? उसको तो अदालत ने ये सजा दी है कि वो गद्दार वतन ठहरा। ठीक है, वो सजा गलत थी या सही थी, लेकिन एक पेशावर हाईकोर्ट के सेठ वकार ने उसको सजा दी है, उसके ऊपर आप खामोश है, लेकिन नवाज शरीफ के पीछे आप लगे हुए हैं। एक बात यहां पे थोड़ी सी और ऐड करूं कि जब शेख रशीद साहब अपनी चवलियों के मास्टर हैं पाकिस्तान के, ठीक है, रोज कहते हैं जी मैं मीडिया से बात करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, यकीन करें मैं 4 इंटरव्यू शेख रशीद साहब के कर चुका हूं आरजू, 2013 से लेके, और अभी शायद मतलब 2-3 या 4 साल हो गए कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन 4 इंटरव्यूज मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। 4 के 4 में आपको मैं दिखा सकता हूं कि उन्होंने सेम बातें कही हैं। आज अगर वो शाहजेब खानजादा शो में बैठेंगे तो वही बातें करेंगे। अच्छा, आजकल उन्होंने एक नया वो निकाला है कि यार अपोजिशन के लोग जो है वो आर्मी चीफ से मिले, ठीक है, लेकिन जब गफूर हैदरी साहब बाहर आए और उन्होंने फिर इनको वो लतेड़ा, वो जूते मारे, उसने कहा कि भाई हम नहीं गए थे, हमें बुलाया गया था और कहा गया था मौलाना फजल रहमान साहब को कि आप धरने शरने अपने साइड पे करो और हमें रगड़ा देने दो मियां नवाज शरीफ को। तो वहां पर इनकी जो है ना ऐसी बोलती बंद हुई है कि फिर शेख रशीद साहब ने नहीं कहा कि फला मिला था तो फला मिला था। ये चीज मुझे नहीं समझ आती इन लोगों की कि ये ड्रामे ये क्यों कर रहे होते हैं, और इस कौम को मजीद ये बेवकूफ बनाने के चक्कर में लगे हुए। बेशक हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, बेशक हमारी मौजूदा सेलेक्टेड हुकूमत हो, इलेक्टेड तो नहीं लगती, लेकिन चले इलेक्टेड भी हो गई, लेकिन ये ड्रामे चल रहे। और दूसरी चीज सामने क्या लेके हमारे इदारों को कमजोर किया जाए। अब इदारे करप्शन से कमजोर होते हैं, इदारे गलत पॉलिसियों की वजह से कमजोर होते हैं, इदारे ह्यूमन राइट वायलेशन से कमजोर होते हैं,
इदारे अकाउंटेबिलिटी से कभी कमजोर नहीं हुए। मुझे कोई दुनिया का कोई इदारा कोई दिखा दे कि यार उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई और वो इदारा तबाह हुआ। अगर नाइंसाफी होगी, इनजस्टिस होगा किसी मुल्क में, किसी इदारे में, तो वहां पे आपके लोग उठेंगे, और यही हमारे पाकिस्तान में। नहीं, अभी ये मैंने बहुत अच्छा देखा है कुछ अरसे से फकत के जो आम पब्लिक है उसकी समझ में बहुत कुछ आने लगा है। जो लोग पहले पीछे जैसे कहना चाहिए कि कमरों में बंद होके या पर्दों के पीछे बात करते थे हमारे इदारों के बारे में कि वहां पे ऊंचे लेवल पे जो करप्शन चल रही है, वो आसिम सलीम बाजवा की करप्शन के बाद से लोगों ने खुल्ला खुल्ला बोलना शुरू कर दिया है। और अब ये चीज रुकेगी नहीं, ये चाहे जो मर्जी कर लें, लेकिन ये नहीं है कि आप पॉलिटिशियन की गर्दन पतली, आप पॉलिटिशियन को पकड़ लेते हैं और बाकी सबको आप छोड़ देते हैं। चाहे वो जजेस हो तो उन्हें नहीं कह सकते, आर्मी को नहीं कह सकते, मुल्ला ब्रिगेड जो है उसको नहीं कह सकते कि जी रिलीजन पे हमला हो जाता है, आप जो है वो तरह तरह के आपके ऊपर फतवे लग जाते हैं। तो ये चीज अब नहीं चलेगी। अब लोग जो है बहुत समझदार हो गए हैं और जो कहना चाहिए कि अब हर चीज उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और अभी भी इन्होंने बहुत कोशिश की शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश की, उसको आगे लेकर आए ये। इसके अलावा इन्होंने कई तरह के शोर शराबे मचाए। इन्होंने कहा जी एलओसी पे भी जो है वो इंडिया जो है वो हमला कर रहा है, कभी कहा जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायलेशन हो रही है, कभी ये हो रहा है वो हो रहा है। इन्होंने काफी टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद लोग दोबारा आए और लोगों ने वो सब न्यूज देखने के बाद कहा वो तो सब सही है लेकिन जरा रसीदे कटो। तो वही वाली बात है कि आसिम बाजवा साहब जो है उनको चाहिए कि वो अपने आप को, अगर वो क्लीन है तो वो साबित करें। और जो तरकीब उन्होंने लगाई है इतना पैसा कमाने की, इतने छोटे से कहना चाहिए थोड़े से टाइम में, और उनकी बकौल उनके के सब उनकी बीवी ने बिजनेस किया, तो वो हमें भी बता दे ताकि हमारी जैसी और जो लेडीज हैं पाकिस्तान में वो भी वो बिजनेस कर सके और हम लोग भी जो है वो अरबपति खरबपति बन जाए छोटे से टाइम में। जो कि नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ऑन ड्यूटी उन्होंने ये सब पैसे बनाए हैं। तो वो बताएं कि ऑन ड्यूटी क्या है, और इसमें भागेगा वही जो चोर होगा। अगर कोई चोर नहीं होगा तो वो नहीं भागेगा और वो साफ आके बताएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, प्रूफ देगा कि जी ये मैंने किया और इससे जो है वो लॉटरी निकल आई मेरी और इससे मैं अरबपति बन गया। लेकिन जवाब दाखिल ना कराना, लोगों को डराना, ये काम सिर्फ और सिर्फ चोर करते हैं। बिल्कुल जबरदस्त बात की आज जो आपने। एक तो ये बात हो गई, इसके साथ साथ आपके बड़े अच्छे दोस्त हमारे भी दोस्त हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, मेजर गौरव आर्या, तो उनके बारे में यकीन करें मुझे तो बाद औकात उस बंदे को देख के, और मतलब यहाँ पे जो बातें हो रही थी उसको देख के मुझे तो मतलब वो बंदा जो है वो मुझे कोई आम इंसान तो नहीं लगता, मुझे कोई मतलब और चीज लगता है, कोई जिन भूत जिस तरह का होता है, और मतलब बड़ा कंट्रोल होता है, जिसको देव बल्कि मैं कहूंगा वो चीज लगती है मुझे। कि सुन्नी शिया फसादात उसने करवाए, बलूचिस्तान के हालात उसकी वीडियोस की वजह से खराब हो गए, अफगानिस्तान में जितना कुछ हुआ ये उसकी वजह से हुआ, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स। यार ये मतलब कभी पूछना इस आदमी से कि यार करता क्या है भाई ये, मतलब कोई हमें भी कोई थोड़े बहुत फार्मूले दे दे भाई, हम आप पे नहीं आजमाएंगे लेकिन कहीं और तो बंदा चलो आजमा सकते हैं, कोई नोट शोट छापने के लिए या कोई और तरीके के लिए भी तो हम आजमा सकते हैं ना। ये कौन से फार्मूले हैं भाई कि ये मतलब इस तरीके से उनको ऐसा घसीटा जाता है। यकीन करें कि नेशनल टीवी पे उस आदमी का मुझे नहीं पता कि यार वो क्या मतलब उसने कौन सी मतलब वहां पे कौन सी गन लगाई हुई है, कोई तोप लगाई हुई है, कोई F-16 लेके आ जाता है कि क्या करता है खुदा जाने और वो जाने, लेकिन नाम उनका भाई आ रहा है मोस्ट वांटेड है इस वक्त। बिल्कुल। मगर मुझे खुद बड़ी हंसी आती है जब मैं पढ़ती हूँ इस तरह की न्यूज, चाहे वो ट्विटर के ऊपर हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, या आजकल तो बड़ा टीवी चैनल्स पे भी बहुत नाम आ रहा है। तो अच्छा, मैं तो कहूंगी कि बिकॉज मेरे तो ऑब्वियसली फ्रेंड है और मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करती। और बिल्कुल उनके अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, हो सकता है बहुत सारे उनके पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हैं जिससे मैं एग्री नहीं करती, लेकिन बहरहाल वो बात करते हैं और फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करते हैं। जो उनका यूट्यूब चैनल है जो कि वैभव सिंह जी चलाते हैं, आपको भी मालूम है, डिफेंसिव ऑफेंस, तो उसमें वो फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करते हैं। वो कभी हवा में बात नहीं करते जो कि हम लोग करते हैं अक्सर। मैं अपने आप को भी कहूंगी, मैं बहुत दफा हवा में बात करती हूँ और ऑब्वियसली मेरे पास उस तरह के डॉक्यूमेंट्स और उस तरह की टीम नहीं है कि मुझे वो चीजें मिल सके। लेकिन मेजर गौरव कभी हवा में बात नहीं करते
और वो हमेशा डॉक्यूमेंट्स के साथ, फुल प्रूफ्स के साथ बात करते हैं, और अगर इन लोगों को जवाब देना है तो इन्हें चाहिए कि वो उनको उसी तरीके से इनकाउंटर करें, उनसे बात करें कि जी, उनको काउंटर करें कि जी देखिए ये आपने प्रूफ दिखाए थे लेकिन ये गलत है, असल डॉक्यूमेंट्स तो ये है, या ये चीज नहीं है, ये है। वो तरीका है बात करने का, किसी को बुरा भला कहने से, गालियां निकालने से, उनको कहने से, उनके पुतले जला देते हैं, यहाँ पे उनके ऊपर केसेस कर देते हैं, करने से उनको क्या फर्क पड़ता है भाई? वो वहां बैठे होते हैं, वो काजू बादाम खा रहे हैं और मटन बिरयानी खा रहे हैं, कभी कुकिंग कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है हमारे इस तरह की ढोंगी हरकतें करने से? मुझे नहीं लगता कि इस सब चीजों से उन्हें किसी किस्म का फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत बार ये जरूर होता है कि अगर आप उन्हें गलत साबित नहीं करेंगे, आप उनकी जैसे डॉक्यूमेंट सामने नहीं लाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप उनको सही साबित कर रहे हैं, आप ये बात बता रहे हैं। दूसरा, बहुत दफा ये होता है पकड़ कि लोग उनकी बात को गलत भी समझते हैं। मैं लोगों से, पाकिस्तानियों से जरूर कहूंगी कि अगर कोई बात आपको समझ ना आए, बल्कि इंडियंस के साथ भी, तो बहुत दफा जैसे डॉक्टर अजहर असलम आते हैं मेरे शो में, तो वो बात कुछ और करते हैं, लेकिन हमारे जो इंडियन दोस्त हैं उन्हें कुछ और समझ आती है, और वो फिर उनको वहां पे गुस्सा करते हैं, बुरा भला लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल में बात उन्होंने गलत अंडरस्टैंड किया होता है उनकी बात को। इसी तरह से मेजर गौरव आर्य जो बात करते हैं, बहुत बार पाकिस्तान में उसका गलत मतलब निकाला जा रहा होता है, वो असल में वो बात नहीं कर रहे होते, उसको समझने की जरूरत होती है कि वो क्या रहे हैं। हम आधी बात सुनते हैं और आधी बात हम खुद अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो आगे फिर यही बोला होगा, और उसके बाद हम उस बंदे के या उस इंसान के खिलाफ हो जाते हैं, जो कि रवैया दोनों तरफ है। पाकिस्तान में भी है कि मेजर गौरव हो या कोई हो, उनकी आधी बात सुनते हैं और आधी बात खुद ही सोच लेते हैं कि आगे यही बोला होगा। सेम इसी तरह से इंडियंस है, डॉक्टर अजहर असलम की आधी बात सुनते हैं और आधी बात को समझ लेते हैं कि बस ठीक है, इसने यही कहा होगा। तो वो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ना वो हमारे खिलाफ कोई बात कर रहे होते हैं मेजर गौरव, और ना ही डॉक्टर अजहर असलम जो है वो इंडिया के खिलाफ कोई बात कर रहे होते हैं। वो एक जनरली एक बात जो चल रही है, हिस्ट्री है, चाहे प्रेजेंट में कुछ हो रहा है, वो प्रूफ के साथ बात कर रहे होते हैं, आप प्रूफ के साथ जवाब दें, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अर्ज, एक तो बस वाइंड अप की तरफ जाना है, लेकिन एक 2014 में जब धरना हो रहा था तभी ये बात भी खुल के सामने आई है, जो आज लोग कह रहे हैं कि सीपैक के खिलाफ फलां साजिश कर रहे हैं और फलां साजिश कर रहे हैं, तो वो चीज भी काफी हद तक खुली है। अभी तो शायद मीडिया में उस तरीके से नहीं आ रही, लेकिन बात हो रही है उसके ऊपर। शायद मियां साहब ने उसके ऊपर बात की और भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर बात की कि भाई उस वक्त जब शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का विजिट करना था, तो उसको बाकायदा उसको रुकवाने के लिए ये सारा ड्रामा स्टेज किया गया, और इस ड्रामे के पीछे जो आज कह रहे हैं कि भाई ये हिंदुस्तान और फला और इसको सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, तो बाकायदा जिनके अमेरिका में स्टेक्स हैं, अगर आप बाजवा साहब की बात कर लें, जनरल जहीरुल इस्लाम साहब की बात कर लें, सबके हैं, कोई एक दो नहीं है, जितने भी है पाकिस्तान में शायद जीएचए में 2-4 प्लॉट्स बंगले शंगले होंगे, बाकी उनकी इन्वेस्टमेंटें होती है ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अमेरिका, यूके, ये ममालिक है जहाँ की इकोनॉमीज को ये मतलब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि खुद तो इतने हम अमीर है तो वहां की इकोनॉमीज को बेहतर करते हैं। तो बाकायदा ये ड्रामा स्टेज हुआ था 2014 में, और ये उस वक्त जो आज ये बातें कर रहा है ये इमरान खान नियाजी साहब, कि ये कह रहा है कि भाई इसको सीपैक को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बाजवा साहब भी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लिख रहे होते कि फला साजिश करे, ढिमका साजिश करे। जब एक दिन मुबशिर जैदी साहब ने पूछ लिया तो बुरा मान गए कि भाई कौन साजिश कर रहा है, हमें भी तो बता के हम जूते मारेंगे उनको जाके। तो कर खुद रहे थे, आज लगा किसी और के नाम पे रहे। तो ये ड्रामे जो है मतलब ये कोई अब से नहीं हो रहे हैं, ये जो अपने गन में आपको बता रहा था बिल्कुल इन द बिगिनिंग के ये कर रहे थे, ब्लंडर्स ये खुद करते हैं, लेकिन नाम ये किसी और का लगाते हैं। तो एक इसके ऊपर एक शॉर्ट सा कमेंट अगर सीपैक के हवाले से, और उसके बाद हम वाइंड अप करें। बिल्कुल ठीक, फखर काम इनसे खुद नहीं होता है, और चाइना से ये लोन पे लोन लेते चले जा रहे हैं, और जिससे पाकिस्तान को और ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी आगे, और ज्यादा प्रॉब्लम में पाकिस्तान फंसता चला जाएगा। लेकिन जब कोई उस पर कुछ बोलता है तो ये शुरू हो जाते हैं कि जी सब हमारे सी पैक के पीछे पड़े हुए हैं, सब उस पर साजिशें कर रहे हैं, जैसे दुनिया को कोई और काम तो है नहीं। दुनिया जो सिर्फ सी पैक, दुनिया में सिर्फ सी पैक ये जो बन रहा है, सी पैक ये प्रोजेक्ट जो हो रहा है, बाकी सारी दुनिया सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके पीछे पड़ी हुई है। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि चाइना इनके साथ जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, वो आपको भी मालूम है
कि किस तरीके से लोन्स लेते जा रहे हैं और एक तरह से गुलाम बनने जा रहे हैं चाइना के। अब उसका इनके पास जवाब नहीं है, तो ये तरह तरह की इसी किस्म की बातें करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आरजू। और एक चीज छोटी सी जो अब कुछ दिन पहले मुझे पता चली थी, जब बाजवा साहब का केस आया तो उसके ऊपर भी चाइनीज एम्बेसी, अभी तो खैर एम्बेसडर चले गए, नए एम्बेसडर आ गए उनके यहाँ इस्लामाबाद में, तो उन्होंने भी, और जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री है तो उन्होंने भी, मतलब बात ओपन तो नहीं गई थी लेकिन उन्होंने बड़ा नाराजगी का इजहार भी इस बात के ऊपर आरजू किया हुआ है कि ये चीज नहीं चलेगी इस तरीके से जिस तरीके से करते हैं। करप्शन चाइना में भी है, मैं ये नहीं कहता कि चाइना में भी करप्शन नहीं होती, करप्शन वहां पर भी है, और चाइनीज कंपनीज भी हमारे मुल्क में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़े बड़े करप्शंस करती है, तो उसकी वजह से ये बात एक मतलब आ रही है। जी जी, आप बोले प्लीज। एक चीज बस लास्ट में मैं कहना चाहूंगी, अगर हमारे जो इंडियन फॉलोअर्स हैं और जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उनको, कि इवन इंडियन मीडिया से भी क्या वो लोग बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान के पास इकोनॉमी जो है क्रैश हुई भी है और कटोरा लेके घूम रहे हैं और ये है वो है, तो वो आज जाके जरा अहमद नूरानी साहब की ट्वीट भी देख लें जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे गौरव भाटिया को पाकिस्तानी एजेंसीज पे कर रही है। तो मतलब हमारे पास इतना पैसा है तो इसका मतलब है मेजर गौरव जो आईफोन लेके घूम रहे हैं तो वो हमारे पैसे। नहीं आरज़ू, एक ये तो नहीं है ना, इंडियन मीडिया तो हमारे बड़े सारे दोस्त है, सारे मैं कहूँगा काफी सारे हमारे दोस्त है, आपके भी मेरे भी। तो वो जब ये बात करते हैं कि यार ये, एक तरफ वो कहते हैं यार भीख मांग रहे हैं, मैंने कहा, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसी चीजों को पाकिस्तान सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ फिर यार ये कटोरे वाली बात झूठ है कि हम भीख मांगते हैं, या फिर ये वाली बात झूठ है कि आप आपके मुल्क में पैसा लगा रहे हैं और वहां पे कोई मतलब इंसर्जेंसी क्रिएट करेंगी। प्लीज। मगर अब तो जैसे हद ही हो गई ना, मेजर गौरव के लिए भी कहा जा रहा है कि उनको पाकिस्तानी एजेंसी पैसे दे रही है, मगर किस चीज के लिए पैसे दे रही है? पाकिस्तान बैशिंग के लिए, पाकिस्तान को सुनाने के लिए, पाकिस्तान की बेइज्जती करने के लिए पैसे दे रही है? किस चीज में, वो बारे में मुझे समझ नहीं आई। मैं अहमद नूरानी साहब से पूछूंगी। थैंक यू नहीं, सो ये मच। दोनों से पूछनी, ये बात पूछनी चाहिए आरजू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा शो अगर पूरा देख लिया तो यार आपको यही कहेंगे, धन्यवाद शायद कहते हैं, हम कहेंगे शुक्रिया कहेंगे आप लोगों को देखने का, और चैनल को एंड में जाके कह देते हैं कि यार सब्सक्राइब भी कर ले और वॉच भी क्या करें, मतलब चैनल तो बहुत ज्यादा, शायद करोड़ों से भी ऊपर के चैनल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन क्या करें, सबके अपने अपने काम होते हैं और अपने अपने तरीके से बात करनी होती है। तो होपफुली शो आपको पसंद आया होगा, किसी और शो में आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, सेम चैनल सेम प्लेस, और देखते रहिए डिबेट विद फखर यूसुफ से।